का मामला, कौमी हुकूक इंसानी कमीशन का वक्त फिर करेगा रिलीफ कैंपों का दौरा। मगरबी बंगाल की अक़लियतों के मसाइल 2 साल में किए जाएंगे हल, वजीर मालियात अमित मित्रा का मिलन मेले में दावा। और जूनियर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल रज़ाक रिसर्च के लिए हो रहे हैं अमेरिका रवाना, एक ड्राइवर के बेटे के बुलंद हौसलों की शानदार कहानी। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंप्स की। जी हां, रिलीफ कैंपों में पनाह लेने वाले मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हालात का जायजा लेने के लिए हुकूक इंसानी कमीशन का एक वफ्द जल्द ही मुजफ्फरनगर का दौरा करेगा। इस बात की जानकारी कमीशन के चेयरमैन ने दी है। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद राहती कैंपों में पनाह लेने वालों की हकीकी सूरत हाल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आ चुकी है। वहां बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं की जा रही हैं। फसादात को पूरे 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन हजारों अफराद जिनमें अक्सरियत ख्वातीन और बच्चों की है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हालत इतनी संगीन है कि बच्चों की अमवात हो रही है और हुकूमत सिर्फ वादों पर तकिया कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद मरकजी हुकूक अतफाल और हुकूक इंसानी कमीशन ने राहती कैंपों का दौरा किया। अब हुकूक इंसानी कमीशन एक मरतबा फिर इन कैंपों का दौरा करने वाला है। Muzaffarnagar relief camp, we are even again our team, we are thinking of visiting. Thank you. I may visit it because some of the children have died. We are very sorry to hear the. Sir, one last question. Do you think Muzaffarnagar relief camp incident a failure of UP government? It's not proper for me to say. सर्दी का मौसम है और शिमाली हिंद में कड़ाके की सर्दी होती है। शदीद सर्दी के मौसम में ये मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मीडिया के बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद रियासत के जिम्मेदार वुज़रा के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या कहते हैं शिवपाल यादव, आप भी सुनिए। कैंप लगा दिए गए हैं, सभी कैंपों में व्यवस्था करवा दी है, दवाई की कैंप लगा करके डॉक्टर उपस्थित और सभी सुविधाएं, कम्बल रजाई से लेकर के सभी व्यवस्था करा दी है। और भी अगर जरूरत पड़ेगी जहां पर भी हमें पूरी व्यवस्था सरकार कर देगी। जबकि रिलीफ कैंपों का दौरा करने वालों ने आंखों देखा हाल सुनाया। मैं परसों मुजफ्फरनगर गया और मैंने वहां कई कैंपों में जाके वहां का मुआयना किया और देखा उन लोगों को। बहुत बुरा हाल है लोगों का। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट खाना दे रही थी सरकार, वो भी बंद कर दिया गया है। और अब लोग बाहर से, या तो जो लोग बाहर से लेके आ रहे हैं या कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने खाने का इंतजाम कर रहे हैं। दूध भी बंद कर दिया गया है, बच्चों के लिए दूध भी नहीं है वहां पर। अभी वहां जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि बच्चे बीमार हैं, सही मानों में वहां डॉक्टरों का भी इलाज इंतजाम नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फसाद मुतासरीन के आंसू पोंछने के लिए बुलंदबांग दावे किए थे, लेकिन इब्तदाई इमदाद के बाद हुकूमत ने आंखें फेर ली। समाजी कारकुनों का कहना है कि रियासती हुकूमत की सर्द मेहरी पर मरकज की खामोशी भी मानी खेज है। ईटीवी न्यूज, मेरठ। उधर कौमी हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन केजी बालाकृष्णन ने कहा है कि कमीशन ने इंसदाद फ़िक़्वाना फसाद बिल पर वज़ारत दाखिला के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। केजी बालाकृष्णन ने कहा कि कमीशन की वेबसाइट पर इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। We are given detail. We had a series of meeting. We are given detailed opinion of the NHRC has already been submitted to the Home Ministry. You can have it. I think it has been put in the website of the NHRC. We are given a detailed 3-page note on communal violence bill. So, another clerk is मगरबी बंगाल में ममता हुकूमत अक़लियतों के तमाम हुकूक पूरे करने में कामयाब हुई है। ये दावा किया है मगरबी बंगाल के वज़ीर मालियात अमित मित्रा ने। वज़ीर मालियात के हाथों मिलन मेले का इफ्तिताह अमल में आया। चंद्र तो बोलो
মাইনরিটি অ্যান্ড মাদ্রাসা এবং সমস্ত মাইনরিটির সেকশন দেখার যে ডিপার্টমেন্ট, আপনার নেতৃত্বে, আমাদের মন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং চেয়ারম্যান মাইনরিটি কমিশনের নেতৃত্বে কত দূর আমরা এগোতে পেরেছি। 2013-14-তে লাফিয়ে উঠে গেল 859 কোটি টাকায়। তার মানে এই 2 বছরে আমরা মামাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 330 কোটি টাকা থেকে বাজেট পৌঁছে গেল 859 কোটি টাকায়। उधर मगरबी बंगाल के इमामों और मौज़िनों ने हुकूमत और वक्फ बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया है। इनका कहना है कि हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद इन्हें वजीफा नहीं मिल रहा है। एहतजाजियों ने वक्फ बोर्ड की कोताही पर भी बरहमी का इजहार किया। इस सिलसिले में सीईओ को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। बोर्ड में तब से भी 4 महीने से मिला नहीं है, पैसा नहीं मिला है। कि जब आते हैं तो कभी बोलता है यहाँ जाओ, कभी बोलता है वहाँ जाओ। जैसे रामपुर हाट मेरा पूरा गोल है, रामपुर हाट में अभी तक 2 ही जो है 9 मस्जिद में 2 ही मस्जिद को मिला, 7 मस्जिद अभी तक नहीं मिला है। अभी जैसे क्या करना चाहिए, जैसे कि है, जैसे बोला था कि कोई दिक्कतदारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग का फार्म जमा हो गया है उसी अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन आज जो है उस अकाउंट में नहीं जमा होने के कारण से हम लोग को यहाँ तक आना पड़ा। यूपी हुकूमत के महकमा इत्तलात व राब्ता आइम्मा की जानिब से शाये होने वाले माहनामा नया दौर के वाली आसी नंबर का इजरा अमल में आया। लखनऊ में एक मुख्तसर तकरीब में इजरा की रस्म वजीर काबीना मोहम्मद आजम खान के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर डायरेक्टर महकमा इत्तलात के हमरा नया दौर के मुदीर डॉक्टर वजाहत हुसैन रिजवी भी मौजूद थे। तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। तो ये शेर ही काफी है वाली यासी साहब को, रहती दुनिया तक जब तक लोग अदब को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, परखेंगे, ये शेर ही काफी है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक
بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مجاہد آزادی حضرت ٹیپو سلطان کے متعلق برادران وطن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کنڑ کے ایک بزرگ ادیب اور وظیفہ یاب جج نے ایک کتاب شائع کی ہے۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم محب وطن نامی اس کتاب میں تاریخی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ٹیپو سلطان کے خلاف لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ خاص رپورٹ۔ میسور کی خداداد سلطنت کے بادشاہ اور مجاہد آزادی حضرت ٹیپو سلطان کی شخصیت اور کارناموں پر کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن حال ہی میں بنگلورو میں ٹیپو سلطان کے متعلق کنڑ زبان میں منظر عام پر آنے والی کتاب کچھ مختلف ہے۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم محب وطن نامی اس کتاب میں ٹیپو سلطان کے کارناموں سے زیادہ ان کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کنڑ زبان کے بزرگ ادیب اور سابق جج کچنا بسپا نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کے لیے بعض مصنفوں کو اجرت پر رکھا تھا۔ And the authorities that they show to show that he was a bigot and he was a cruel man and he betrayed the warriors are all based upon authorities which were written by the British kept press and also the authors. They were deliberately commissioned to write these books. کچنا بسپا نے اپنی کتاب میں کئی مثالوں کے ذریعے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹیپو سلطان نے تمام طبقوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی۔ مصنف نے ٹیپو سلطان پر ہونے والی تنقیدوں کی وجوہات بھی بتائیں۔ The whole object of creating hatred towards Tipu and indirectly towards the Muslims is only generating hatred in the country between Muslims and Hindus. That should not happen. کتاب کی اجرا کے موقع پر منعقدہ تقریب میں مقررین نے کہا کہ ٹیپو سلطان کی شخصیت نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ETV نیوز بنگلورو۔ پنجاب میں مالیر کوٹلہ کے گورنمنٹ کالج میں استاد اور ان کے مسائل کے حل کو لے کر 2 روزہ سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں اردو کے فروغ پر غور و خوض کیا گیا۔ سیمینار کا افتتاح قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ڈائریکٹر ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ لیکن آپ کا خون اگر گر گیا ہے تو آپ کا اس لیے آپ کا سارا ذہن اس کی طرف ہے، لیکن کیوں؟ نانا سے دادا سے کہیں پرانے لوگ بزرگوں سے سنا ہوگا کہانیاں، ہم نے بھی سنی تھی۔ آج اس کو پتا نہیں ہے کہ 500 روپے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کنزیومرزم کی جو دنیا ہے اس نے ایکسیس دیا، انکلوژن دیا، یہ مطلب یہ نہیں۔ دراصل اردو کے کانٹیکسٹ میں تو یہ میں بات کہوں گا کہ اردو کی ایسی کوئی یہاں ڈسکریمنیشن والی بات تو ہے نہیں ہے۔ جتنی کلائنٹیج ہے اس کے حساب سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ میں پنجابی یونیورسٹی کی بات کروں گا کہ پنجابی یونیورسٹی کا مینڈیٹ ویسے تو پنجابی کو پروموٹ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اردو کو پروموٹ کرنے کا بھی کام کر رہے ہیں۔ آنا پنجاب کی سرزمین پہ آنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ پنجاب اردو کی سرزمین ہے، تہذیب کی سرزمین ہے، زندہ دلوں کی سرزمین ہے۔ مالیر کوٹلہ تاریخی جگہ ہے اور یہاں آج ایک بڑا ہی تاریخی پروگرام ہوا جو گورنمنٹ کالج مالیر کوٹلہ کی جانب سے ہوا، اور مجھے خوشی ہے بینگ اے ڈائریکٹر آف NCPUL کہ ہم نے اس سیمینار کو مدد دی ہے، اور مجھے اچھا لگا یہاں کر کے کہ واقعی یہ علاقہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ اس طرح کے کئی سیمینار یہاں ہونے چاہیے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو اور پاسبان ادب کے مشترکہ تعاون سے مالیگاؤں میں اردو کتاب میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 3 جنوری سے 12 جنوری کے دوران ہونے والے اس کتاب میلے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کتاب میلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران کتاب میلے کے انتظامات اور ادبی و ثقافتی پروگراموں کے بارے میں منصوبہ بندی بھی کی گئی۔ میں
اپنی جانب سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری سمجھ سے کام بہت اچھے ڈھنگ سے پروگریس کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھے ڈھنگ سے پایۂ تکمیل کو بھی پہنچے گا. جس طریقے سے یہاں شہر کے سارے طبقات کے لوگ لگے ہوئے ہیں وہ ایک اچھا خوشائند بات ہے اور یہ نوجوان جو ہے وہ کافی محنت کر رہے ہیں اس سلسلے میں اور اس کو انہوں نے غالباً اپنے شہر کے لیے ایک وقار کا مسئلہ بنا رکھا ہے. کتاب میلے کی سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ کتابیں اردو کی کتابیں زیادہ سے زیادہ فروخت ہوں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس شہر میں اب تک ہندوستان میں جتنے میلے ہوئے ہیں ان سے زیادہ کتابیں یہاں فروخت ہوں. دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ کلچرل ریوائول بھی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ثقافتی پروگرام ہوں اردو زبان کے ادبی مذاکرے ہوں وہ اتنے ویل اٹینڈڈ ہو, اتنا اس میں لوگوں کی شمولیت ہو کہ یہ سب سے کامیاب میلہ ہر طریقے سے بن جائے. ناندیڑ میں عالمی مظاہرہ قراءۃ القرآن کی ایک محفل منعقد کی گئی. اس محفل میں شہر کے علاوہ ملک و بیرون ملک سے قرآ حضرات نے شرکت کی اور اپنی مترنم آواز اور لحن سے سامعین کو مسحور کر دیا. رائل گارڈن میں رات بھر چلی اس محفل میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور خوب داد بھی دی. قاری قرآن خوشیدان نوجوان قاری محمد عرفان صاحب فاضلی بنگلوری. بعض لوگ غریبی اور یتیمی کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ مانتے ہیں لیکن کرنول ضلع کے ایک نوجوان نے اپنی محنت و مشقت کے ذریعے ایک بلند مقام حاصل کیا ہے. دیکھیے خاص رپورٹ. اقبال نے کیا خوب کہا ہے, غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کرنول ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں ملیال سے تعلق رکھنے والے نوجوان عبدالرزاق نے علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنی جدوجہد سے سچ کر دکھایا ہے. بچپن میں ہی عبدالرزاق ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے. دادا اور دادی نے ان کی پرورش کی, کورس سنبھالا تو پیشے سے ڈرائیور والد نے بیٹے کی تعلیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہونہار بیٹے نے والد کے خوابوں میں رنگ بھرنا شروع کیا اور پہلی جماعت سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک بہترین مظاہرہ کیا. عبدالرزاق نے اننت پور کی ایس وی یونیورسٹی سے بایو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کی. انہوں نے بایو ٹیکنالوجی کے میدان میں کئی تجربات کیے اور سائنس کے شعبے میں اپنی منفرد شناخت بنائی. ڈاکٹر عبدالرزاق کو ان کی خدمات کے اعزاز میں متعدد یونیورسٹیوں, سائنسی اداروں کی جانب سے ان گنت ایوارڈوں سے نوازا گیا ہے. ڈاکٹر عبدالرزاق کو کینسر پر ریسرچ اور اس کی دوا کی ایجاد کے لیے امریکہ کے ایک سائنسی ادارے نے مدعو کیا ہے. డిగ్రీ నుంచి కూడా నాకు బయోటెక్నాలజీ ఈ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం పైన ఒక మంచి అభిరుచి అన్నమాట. ఎప్పుడైనా మంచి ఒక జీవ సాంకేతిక శాస్త్రవేత్త అని అనిపించుకోవాలని నేను కష్టపడిన దానికంటే కూడా మా డాడీ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ వీళ్ళే నన్ను ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేశారు. నేను ఫ్యూచర్ లో కూడా ఈ పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలో అక్కడ చేసి వచ్చిన తర్వాత యుఎస్ లో ఇక్కడ ఏదైనా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గానో ఏదో టీచింగ్ స్టాఫ్ గా జాయిన్ అవ్వాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నాను. ڈاکٹر عبدالرزاق کی اس کامیابی اور کامرانی کے پیچھے ان کے اپنوں کی کئی قربانیاں اور جہد پہم پوشیدہ ہے. خاص کر والدہ کے انتقال کے بعد والد نے دوسرا نکاح کر لیا تھا, لیکن جب بیٹے سے علیحدگی کا مطالبہ ہوا تو والد نے اپنے لخت جگر کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا. آج بیٹے کی کامیابی کی خوشی مرزا احمد حسین سے چھپائے نہیں چھپ رہی ہے. ఎంబీబీఎస్ అయితే డాక్టర్ అంటే మంచి ఇది అని నాకు ఈ దీంట్లో కూడా బైపీసీస్కి ఇట్లా ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయని నాకు తెలియదు. ఒక డాక్టరు ఇంజనీర్ అవి రెండే అన్నట్టుగా నాకు తెలుసు. ఒక డాక్టర్గా అయితే ఎంతైనా ఖర్చు పెడతాను, కావాల్సి రిటైర్ అయితే కూడా వంచిన డబ్బులు నేను తీసుకున్నాను. నువ్వు డాక్టర్కు ఇది కామని ఒకప్పుడు అంత గొడవ పడినాను నేను. అనుకునేది సాధించినాడు, నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా. ڈاکٹر عبدالرزاق نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے گاؤں کے لیے مثالی شخصیت ہیں. گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالرزاق نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں. ای ٹی وی نیوز کرنول. خبریں اور بھی ہیں.
ब्रेक का 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे हेल्थ की। जी हां, लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद पैदाइशी चेहरे के नुक्स रखने वाले और आग से झुलस जाने वाले गरीब अफराद की मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी के लिए 12 जनवरी को एक कैंप का इत्माम करेगा। इस कैंप को कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में अमेरिकी माहिर डॉक्टर्स के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। देखिए इस तफसीली रिपोर्ट में। लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद ग्रीनलैंड गुज़िश्ता एक दहर से चेहरे के नक्श जैसे कटे हुए मसूड़ों और होंठ के साथ पैदा होने वाले बच्चों और बड़ों की प्लास्टिक सर्जरी के कैंप का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी लायंस क्लब अमरीकी माहिर सर्जन्स के ताउन से कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 5 जनवरी को इस तरह का कैंप मुनक्किद किया जाएगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसका फायदा उठाएं और आप लोग आपके मालूम है सो लोगों से यानी और दूसरे भी लोगों को बताकर इसका फायदा उठाएं और जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्टर कर लें दवाखाने में। कटे हुए होंठ और झुलसी हुई जिल्द की प्लास्टिक सर्जरी के ख्वाहिशमंद फोन नंबर 8897314141 और 9553787818 या 04044186319 पर फौरी रब्त पैदा करें। इस कैंप की खुसूसियत ये है कि सिर्फ गरीब अफराद के लिए मुनक्किद किया जा रहा है और इसमें मुफ्त सर्जरी के अलावा मुफ्त दवाएं और अस्पताल में मुफ्त ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। ये कैंप 12 जनवरी 2014 तक जारी रहेगा। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद के जरिए इस खुसूसी कैंप का इनेकाद 12 जनवरी को किया जाएगा। सर सैयद अहमद खान जब गाजीपुर जिले में सब जज के तौर पर मुकर्रर थे तो यहाँ भी उन्होंने कौम व मिल्लत के लिए मेयारी तालीमी इदारों के क़याम की हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ सर सैयद की काविशों से एक ऐसे इदारे की बुनियाद भी रखी गई जो कि बाद के सालों में मुल्क के कई नामवर उलमा की दरसगाह बना। लेकिन आज अलमिया ये है कि ये मदरसा खुद ज़बूहाली का शिकार है। गाजीपुर में वाक़ई ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि वो तारीखी इदारा है जहां से अल्लामा शिबली नुमानी, मौलाना अब्दुल हई चाटगामी, डॉक्टर राही मासूम रजा और खामोश गाजीपुरी जैसे नामी गिरामी लोगों ने इल्म का फैज हासिल किया और अपने अमल से दुनिया में नाम रोशन किया। इस तारीखी इल्मी दरसगाह का नाम है मदरसा चश्मा रहमत ओरिएंटल कॉलेज। इस इदारे का क़याम 1869 में अमल में आया, लेकिन इसकी दागबेल सर सैयद अहमद खान ने 1873 में ही डाल दी थी। सर सैयद अहमद खान गाजीपुर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे। सर सैयद की काविशों को आज भी याद किया जाता है। इस इदारे से सर सैयद अहमद साहब अलीगढ़ी का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, खास तौर से जब इसकी बुनियाद पड़ी और उनके दिल में ये जज्बा था कि गाजीपुर और पूर्व चवार के इलाके में मुसलमानों
की जो दीनी और दुनियावी तालीमी पसमानगी है उसको दूर करने के लिए चुनांचे जो है आपने इस इदारे के लिए कुछ चंदा वगैरह भी करवाया और कोशिशें की और आप ही की तहरीक से इस इदारे का क़याम वजूद में आया। अपने क़याम से ही मदरसा चश्मा रहमत ने तालीम का आला मेयार इख्तियार किया। यही वजह रही कि इस दरसगाह से फारिग होने वालों ने दुनिया को न सिर्फ फैज़ पहुंचाया बल्कि जिस शोबे में भी गए उस शोबे का वकार बुलंद कर दिया। लेकिन ऐसी मोतबर हस्तियों की दरसगाह रहे मदरसा चश्मा रहमत की अब महज तारीखी हैसियत ही बाकी रह गई है। जिम्मेदार इसकी वजूहात कुछ यूं बताते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है, शक नहीं है इसमें कि ये मदरसा तालीमी लिहाज से बहुत उरूज कर रहा है, लेकिन इधर एक 15-20 साल का जो अरसा, 20 साल 25 साल भी कह सकते हैं, इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। और उसकी वजह जो है वो समाज में जो गिरावट है, समाज में जो पढ़ाई लिखाई की तरफ जो है गिरावट आई है जो लोगों में, उसका एक असर यहाँ के मदरसीन पर भी पड़ा है। जो पुराने मदरसीन थे जो कि अपनी अहमियत समझते थे कि उनका फरीज़ा ये है कि हम जहाँ हैं, जहाँ रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, वो अपना हक अदा करें, आज के मदरसीन वो हक अदा नहीं कर रहे। जिम्मेदारों का ये भी मानना है कि वजूहात चाहे जो भी हों, लेकिन एक दौर में इल्म का सर चश्मा रहे इस मदरसे के इस नहज तक पहुंचने की एक वजह कौम और मिल्लत की बेहिसी भी है, जो खुद के अजदाद के विरसे का तहफ्फुज़ तक नहीं कर पा रही। ईटीवी न्यूज, गाजीपुर। झारखंड के गैर इमदादी मदरसा असातिज़ा एसोसिएशन और झारखंड तलबा यूनियन ने कांग्रेस सदर सुखदेव भगत से छोटे मदरसों को भी ग्रांट फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस के दफ्तर के रूबरू भी मुजाहरा किया गया। भवन वाले मदरसों का अनुदान से जोड़ना होगा, मदरसों का अनुदान जल्द देना होगा। ग्रांट देने की बात कैबिनेट ने नहीं लिया है। कैबिनेट ने जो है वित्त रहित वैसे मदरसे जिनका भूमि निबंधन नहीं है, तो मदरसा नियमावली 1980 को शिथिल किया गया है कि भाई उन मदरसों को भी शामिल किया जाए। लेकिन इसमें वैसे भी मदरसे हैं जिनका भवन जो है 300 वर्ग फीट से कम है, 270 है, 200 है, 250 है। उन मदरसों को कैबिनेट ने शामिल करने का निर्णय नहीं लिया। आज हम लोग उसके विरोध में आए हैं कि भाई 300 से अधिक वैसे मदरसे हैं संथाल परगना क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में, उनका भवन का संख्या जो है, क्षेत्रफल जो है 300 वर्ग फीट से कम है। सरकार इन मदरसों को जो है नजरअंदाज कर रही है। हम लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास आए हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पास, उन्होंने खुद बुलाया है कि भाई इन मदरसों को भी इंसाफ मिलेगा। अगर हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो आज हम लोगों ने सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला है। कल हम लोग सरकार के नीतियों के विरोध में जो है हल्ला बोल कार्यक्रम करने को तैयार हैं। हजरत सैयद शाह यूसुफ मोहम्मद अल हुसैनी उर्फ राजू मोहम्मद अल हुसैनी शाह राजू कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकारीब हैदराबाद में जारी है। मिस्रीगंज इलाके में वाक़े दरगाह पर उर्स तकारीब का आगाज 14 सितंबर से हुआ। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत अवाम ने कसीर तादाद में इसमें शिरकत की। 16 सितंबर को बाद फजर कुल के साथ उसका इख्तिताम होगा। शाह राजू कत्ताल दक्कन की मशहूर बुजुर्ग शख्सियत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी बंदा नवाज के सुदराज के नबीरा हैं। इस बारगाह की खुसूसियत यह है कि यहाँ पर 165 मीटर बुलंद गुंबद है, जो कि एशिया में बुलंदी में अपना सानी नहीं रखता। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम